वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के पार्ट 2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसके पार्ट 1 को देखें ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इससे पहले हमने एक मैप देखा था, उसमें हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ी और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में हमने पढ़ा था, देखा था एक एक पॉइंट को, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। आज हम उसको सारे एक एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो वन है वे भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और इनका जो विस्तार है वो काफी ज्यादा बड़े क्षेत्रों में है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, हम इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ पे जो है इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। जिस समय यहाँ पे गर्मी का समय स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 6 से 8 महीने में इसकी सारी पत्तियां गिर जाती है। और जिस समय वर्षा आरंभ होती है तो जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नरम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब जहाँ पे वर्षा की उपलब्धि ज्यादा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, वहाँ पे जो है मतलब पेड़ पौधे जो हैं वहाँ पे आर्द्र या नर्म जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपको मिलेंगे पेड़ पौधे तो वो ज्यादा मुलायम होते हैं। ऐसे वन देशों में पूर्वी भागों में उत्तरी पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्व ढालों में पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप इसे देख सकते हैं हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और आप इसे पश्चिमी प्रदेशों में भी इसे देख सकते हैं आसानी से। पश्चिमी घाटों में भी ये पाए जाते हैं पूर्वी ढालों पर। और ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। और यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं इनके नाम क्या है, तो सागानो इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति। यहाँ पे सागवान का वृक्ष जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बांस, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष जो है वो आसानी से इनकी प्रजातियां आपको मिल जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मतलब आपको शुष्क पर्णपाती कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। मतलब 200 सेंटीमीटर के मुकाबले कम होती है, यानी कि 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे हमको कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती, वर्षा की कमी के कारण। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय जो है सागवान, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग जो है कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिएगा और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। मतलब अभी जो है बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं तो वो जंगलों को साफ करके रहते हैं, और मतलब यहाँ की जो भूमि जो है वो पशुचारण के कारण जो है प्रदूषित भी हो गई, क्योंकि पशु जो है जब भी यहाँ पे मतलब चरते हैं तो वो जो उर्वर भूमि होती है उसको मतलब घास चरने के साथ साथ जो है ये उर्वरता भी वो चढ़ जाता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भूमि को साफ करके कृषि करते हैं, और बाकी कुछ अन्य भूमि जो है पशुचारण के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक चित्र देख सकते हैं, जहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हरे भरे वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं, तो हमें यहाँ पे सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी मिलते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जान लिया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे पेड़ पौधे जो है 6 से 8 महीने तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जिस जगहों पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पे जो पत्ते हैं
वो कैसे पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती। और हमने जाना कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सागौन का वृक्ष जो है उसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन के पेड़ जो है और सहतूत के वृक्ष भी पाए जाते हैं। जिस जगह पे 70 से 100 सेंटीमीटर की कम वर्षा होती है, वहाँ पे कैसे पौधे पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती। हमने इन सारी चीज़ों को जाना और भी जाना कि किसान जो है वो किस तरीके से ज़मीन को साफ करके यहाँ पे रहते हैं, और जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्वेश्चन आंसर में आपको ये काम आने वाले हैं। तो जानवर यहाँ पे कौन कौन से हैं, सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरन है और हाथी। उसके अलावा पक्षी जो है यहाँ पे छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ी पाई जाती है। जहाँ पे भी पानी की कमी होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होके कटीले मिलते हैं हमें, और झाड़ियाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। इन सब जगहों पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और यहाँ पे कटीले और झाड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होती है। उसके बाद अक्सिया, खजूर के पेड़, यूफोर्बिया और नागफनी के प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की कमी होती है, इसलिए इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के नीचे तक मतलब लंबी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, बाकी अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की कमी के कारण इनमें ज़्यादा जो है वो पानी नहीं मिल पाता, इस कारण जो इसकी पत्तियाँ हमें छोटी देखने को मिलती है। और साथ ही जो है इससे वाष्पीकरण कम होने के कारण ये पत्तियाँ जो है कटीले पादप में मतलब बदल जाती हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा की कमी है 70 सेंटीमीटर से कम, वहाँ पे कटीले तथा वन झाड़ी यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसी तरीके के पौधे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो जानवर हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़ा और ऊँट आदि। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और पर्वतीय वन के बारे में जानते हैं। पर्वतीय वन जो पर्वत के इलाकों में उगते हैं, यहाँ पे जो वन होंगे वो ज़्यादातर मतलब जो होते हैं वो नुकीले वन पाए जाते हैं। यह आपको पर्वत के आकार का ही आपको ज़्यादातर जो इसमें वन दिखेगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्वतीय वन जो होते हैं क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी यहाँ पे अंतर दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे वातावरण के कारण जो है बाकी अन्य जगहों से यहाँ पे मौसम में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, जिसके कारण जो है यहाँ के पेड़ पौधे और पर्वत के कारण जो है, पहाड़ों के कारण, वातावरण के कारण, जलवायु के कारण अलग दिखाई पड़ते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर जो है पर्वतीय भाग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए जो पाए जाते हैं वो है मैंग्रोव के पौधे, मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा जो वो नदियों में आते हैं, ये आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय होता है ज्वार भाटे का आना। तो मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज्वार भाटा जो इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वो अच्छे से समझ पाते हैं कि ज्वार भाटा जिस समय आता है उस समय उन्हें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी जो है वो अनुभव होता है। यहाँ पे मिट्टी और बालू जो है 1000 से 2000 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। हमने अभी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, मैंग्रोव वन को हम इसके बाद देखेंगे। चलिए अब इसे समझते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती है। ये जो मतलब पेड़ होते हैं, हमने अभी भी बताया था आपको कि ये पर्वत के आकार के, देखिए आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये कैसे हैं, ये पर्वतीय आकार के पेड़ पौधे हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वाले इलाकों में। इसकी ऊंचाई 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, मतलब इनको जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक के पौधे, उसके बाद आपको चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 की ऊंचाई में यह शंकुधारी वृक्ष होते हैं, शंकु के आकार का, जैसे कि चीर का पेड़, देवदार का पेड़, उसके बाद आपको सिल्वर फर, उसके बाद फिर स्प्रूस, सीडर आदि इन वृक्षों के नाम हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों में, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी होते हैं, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों के अलावा जो है आपको इसकी ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी देखने को मिलेंगे।
प्रायः यहाँ पे 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन के पौधे ले लेते हैं। और सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, इन वनों की मुख्य जो है यह मुख्य वृक्ष हैं यहाँ के। मतलब जो पहाड़ी इलाकों में उगने वाले पेड़ पौधे हैं वहाँ पे सिल्वर फर, जूनियर पाइन और बर्च, ये सब वन की अधिकता मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं ये वृक्षों के आकार जो है वो छोटे होते जाते हैं। मतलब जैसे पहाड़ पर्वत है यहाँ पे और ज़्यादा जो हिम वाले इलाके मतलब जो बर्फ़ से घिरे रहते हैं उन जगहों पर इन पेड़ पौधों की जो ऊंचाई है वो समझिए कि वो घटती चली जाती है, मतलब कम होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे जो है अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं और इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जाति द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। मतलब इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कुछ मतलब जाति आदिवासियां भी बसती हैं जिसका नाम गुज्जर और बक्करवाल है। ये घुमक्कड़ जातियां क्या करती हैं, जो अल्पाइन वाले घास है जहाँ पे पेड़ बड़े होने के साथ साथ पहाड़ी जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ गिरे होते हैं वहाँ पे ये छोटे हो जाते हैं और इतने छोटे होकर ये अल्पाइन घास के रूप में बदल जाते हैं। और यहाँ पे इसका उपयोग जो है आपको घुमक्कड़ जाति करती है जिसमें कि गुज्जर और बक्करवाल है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, यहाँ पे आपको जानवर जो है वो कौन कौन जानवर पाए जाएंगे तो कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोशिया, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिरन, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं जो है लाल पांडा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं और भेड़ व बकरियां भी पाई जाती हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को जाना, हमने पर्वतीय वन का भी चित्र देखा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे जिसका नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव वन, जो कि यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं। मतलब हमने बताया आपको कि ये ज्वार भाटा जो है नदी वाले इलाकों में ज़्यादातर आते हैं और ज्वार भाटा आने के साथ ही लोग मतलब अनुमान के आधार पर समझ जाते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण भी मतलब इसी समय लगता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मतलब यहाँ पे जो है मिट्टी और बालू की इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब जो मैंग्रोव वन है वो किस कारण मतलब उत्पन्न होते हैं तो जो नदियों की तट होती है वहाँ मिट्टी एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा, ये नदी है उसके पास जो है वो मिट्टी बिखरी हुई है। इस मिट्टी पर ये मैंग्रोव वन जो वो उगा हुआ है, इसकी जो जड़ें हैं वो पानी के भीतर तक होती हैं। और ये आपको कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, किस किस नदी में, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा पर यह जो वनस्पति आपको देखने को मिलेगी मैंग्रोव वन। नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी मजबूत लकड़ियां होती हैं और यह जो है नारियल, तार, क्योड़ा, एंगोड़ा के वृक्ष भी इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलते हैं। हमने जाना कि मतलब मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पे मिलता है तो तटवर्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और यह किस कारण होता है तो मिट्टी और बालू जो है नदी की तट पर आकर जमा हो जाता है जहाँ पर इस पेड़ का विस्तार होता है और इसकी जड़ें जो है वो पानी के नीचे तक जाती हैं, डूब जाती हैं। ये किस किस नदी में पाई जाती है ये भी हमने जाना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में भैया पाई जाती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन पॉइंट को आप याद रखें, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ें मिल सकती हैं अच्छे से। और मैंग्रोव वन के अलावा यहाँ पे नारियल का पेड़ और तार का वृक्ष, क्योड़ा का वृक्ष, एंगोर का वृक्ष भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रसिद्धि है वो रॉयल बंगाल टाइगर की है। यहाँ पे मतलब रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल जो है और सांप भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए, आपसे पूछा जा रहा है, आप भी विचार कीजिए कि मान लीजिए कि हमें जंगल और जानवर मिले ही नहीं तो मनुष्य जीवित रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ज़्यादातर पेड़ों पर निर्भर है। क्योंकि हम पेड़ से खाने, पीने और रहने के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। हम घर बनाने के लिए लकड़ी या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, सबसे पहले जो खाना है वो हम पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। और जो वातावरण संतुलन होता है जिसको हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं, उसमें जानवर और पेड़ की मुख्य भूमिका होती है। तो अगर पेड़ और जानवर नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन जो है वो जीवन नहीं रह जाएगा। उस मनुष्य जो इतने समय तक जी पाता है वो नहीं जी पाएगा।
तो इसीलिए इसका संरक्षण क्या करना आवश्यक है, पेड़ पौधों का संरक्षण अति आवश्यक है और जानवरों का संरक्षण भी अति आवश्यक है। इसलिए आज मनुष्य ने इसकी अधिकता को समझते हुए जो है जैव विविधता और मतलब जानवरों का संरक्षण जो है वो आवश्यक कर दिया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्ट, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहाँ पे अगर आप शेर को शिकार करते हैं, शेर का, तो उसके लिए आपको चार्ज भी लगेगा, आपको सजा भी दी जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे जहाँ पे बहुत सारे जानवरों का शिकार करना निषेध माना गया है, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना निषेध माना गया है। अब उनकी जो प्रजातियां बची हुई हैं और जो विलुप्त हो रही हैं उसको एकत्रित करके जो है उनको संभालना जो है अब सरकार का कार्य हो चुका है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ पे जीवों की संख्या 90,000 की प्रजातियां मिलती है वन्य प्राणियों में। देश में लगभग 2,000 से भी अधिक जो है यहाँ पे आपको स्तनधारी जानवरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तनधारी आप समझ लीजिए, जो बच्चे देते हैं उनको हम बोलते हैं स्तनधारी। अब देखिए यहाँ पे औषधीय पादप दिए गए हैं जिसमें कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, इन सब के पौधों के बारे में दिया गया। इसे हम पढ़कर समझते हैं कि भारत प्राचीन समय में अपने मसाले तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। शुरू में भारत जो है वो गरम मसाला के लिए पूरे विश्व में विख्यात था, अभी भी है। और आयुर्वेद में लगभग यहाँ पे 2,000 पादपों का वर्णन है। जैसे कि आयुर्वेद से आजकल उसको चिकित्सा के अंतर्गत भी जोड़ दिया गया है। आयुर्वेद से बहुत सारे इलाज भी होते हैं, तो उनकी यहाँ पे प्रजातियां 2,000 से भी अधिक पाई जाती हैं और कम से कम 500 तो हमेशा लोग प्रयोग करते हैं, घरेलू में भी प्रयोग करते हैं। या फिर आप आयुर्वेद की अगर चिकित्सा प्रणाली से अवगत होंगे तो आपको पता होगा कि उनमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। विश्व संरक्षण संघ में लाल सूची के अंतर्गत जो है वो 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले पौधे हैं सर्पगंधा। यह क्या करता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग होता है और भारत में केवल पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल के सिरके बनाए जाते हैं जो वायु, सारी, मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति में भी होता है और उसका बीज जो है वो यानी कि मधुमेह, डायबिटीज के रोगों के लिए सहायक होता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस जो है कान के दर्द में सहायता देता है, यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इसमें गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम, खांसी और दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा व दम्मा के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ें कली, पाचन शक्ति में सहायता करती हैं। इसके अलावा आप भी बहुत सारी औषधियों, बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानते होंगे जिनका प्रयोग हम आयुर्वेद में करते हैं। ये सारी चीजें केवल भारत में पाई जाती हैं। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन कौन से औषधि के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि पुदीना का पौधा हो गया, वो भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। हरसिंगार का पेड़ जो है उसकी पत्तियां भी जो है आपको आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, आप अपने आसपास खोजें, अपने बड़ों से पूछें। आपके घरों में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको इन पत्तों की जानकारी काफी अच्छे से होगी और ये जानना आपके लिए भी आवश्यक है। उस स्थान के लिए लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर ह्रास होता जा रहा है और इसे विनाश से रोका जा सके। मतलब पेड़ पौधे हमें बहुत सारे कुछ प्रदान करते हैं, खाने पीने से लेकर हमें बहुत सारी दवाई के रूप में भी औषधि पौधे प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग आयुर्वेद में करते। तो आपको लगता नहीं है कि हमें इन पेड़ पौधों को बचा कर रखना चाहिए। आप इन बातों को जान लीजिए कि अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल करती है। मतलब किडनी, फेफड़े पे कोई भी जो एलोपैथ दवा होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप इन आयुर्वेदिक पौधों का प्रयोग करते हैं तो आप ठीक भी हो जाएंगे और आपके शरीर को ये किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे पक्षियों की भी प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ पे मछलियों की जो संख्या है वो 2,546 है, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं और स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाथी जो है आपको असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वन में पाया जाता है। ये यहाँ पे एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसीधा, छोटा मिर्ग तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पे बंदरों की भी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है, ये आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का वन है और इसमें कितने प्रकार के वृक्षों की पहचान सकते हैं अपने
क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति तथा आप किस प्रकार की समानता और असमानता पाते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप वृक्ष देखें, ये आपको पहाड़ी इलाके वाले वृक्ष लग रहे होंगे। इनका जो आकार है वो शंकु के आकार का है। तो ये वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्रों में। हमने अभी मैंग्रोव वन के बारे में जाना था, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। वन्य प्राणियों के बारे में जाना कि भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणियां जो है वो होती हैं। और भारत जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में बना। इन चीजों को आप याद रखें। आपको ये सारे क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा सकता है। अगर आप कभी भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन सब है, इसमें पाए जाने वाले मुख्य पॉइंट सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अपने कॉपी में या नोटबुक में उतार लें, या इसे आप याद भी रख सकते हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पे शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। विश्व में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है ये आपको गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत कठोर जलवायु में सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारत के नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी हमें देखने को मिलता है। तो हमें अपने देश भारत पर गर्व भी महसूस होना चाहिए, क्योंकि भारत की जैसी स्थिति है यहाँ पे, मतलब जितने वन पाए जाते हैं, जितने वनस्पति हैं, जितने जानवर और जितनी प्रजातियां हैं, इतनी ज़्यादा प्रजातियां आपको विश्व के किसी भी मतलब देश में नहीं देखने को मिलेंगी। भारत में ही शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरीके के जानवर हैं जो अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। जहाँ पे आपको हमने जाना कि गुजरात के गिर जंगल में जो है हमें मतलब शेर देखने को मिलता है। ये इसका प्राकृतिक वास स्थल है। उसके अलावा यहाँ पे नदी, झील, समुद्र क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, बाकी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें कि मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी हैं जिसके बारे में आपको भी पता होगा। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी। यदि खाने योग्य पौधों के निश्चय हैं तो हमने बहुत से औषधि पादपों पर प्रयोग करके उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमें मांस प्राप्त होता है और दूध वगैरह भी हमें इनसे मिलता है। यहाँ पे देखिए हम अभी मैं आपको समझेंगे थोड़ी देर में। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं कि एशियाई शेर केवल गुजरात गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये बात आप जानिए कि एशियाई शेर जो है वो केवल हमें कहाँ मिलेंगे? गुजरात के गिर वनों में। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है परियोजना कार्य है। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो हम इन सारे क्वेश्चनों को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रवासी पक्षी हैं। भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में ये साइबेरियन सारस हैं जो बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ पे लाल सुंदर कलगी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं और देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से भी एक है। यह हमारी कीमती धरोहर है। मतलब प्रवासी पक्षी जो है ये भारत में आते हैं शीत ऋतु के समय, जिनको हम साइबेरियन सारस बोलते हैं। ये यहाँ पे आके कीचड़ यानी कि मड में खेलते हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारे सारस एक साथ एकत्रित होते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और घोंसले भी बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने में बहुत सुंदर लगती है, लाल कलगी सुंदर वाली फ्लेमिंगो जो बहुत सारी संख्याओं में आती है, करीब हजारों की संख्या में। अपने बच्चे भी ये यहीं पालती हैं और अंडे भी देती हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। कीड़े मकोड़े फसल फलों वृक्षों में परागन में मदद करते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है, अतः उनका संरक्षण भी आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोगों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो गया था। लगभग यहाँ पे 1300 प्रजातियां जो है वो संकट में थी और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्रों के असंतुलन का कारण है। अपने देश के लिए जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज जो है
मनुष्य इतना स्वार्थी और इतना लोभी हो गया है कि वो मात्र केवल अपने स्वार्थ के लिए जो है जंगलों को काट रहा है। इसमें रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनकी इन्हें कहीं भी फिक्र नहीं है। तो बहुत सारे लालची मानव के कारण जो है आज जैव विविधता जो है खतरे में पड़ गया है। बहुत सारे जानवर जो है वो विनष्ट हो चुके हैं। आज हमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां अब देखने को नहीं मिलती है। आप भी अपने अनुसार खोजे कि बहुत सारे कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पहले दिखते थे और अब हमें नहीं दिखते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी कौन से पक्षी जो हैं वो हमें नहीं देखने को मिल रहा। सरकार ने इस पर काफी कार्रवाई की है और कठोर नियम बनाए हैं, जिसमें कि देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित स्थापित किया गया। इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, उसके बाद नाकाडेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमली, प्लाल, पंचमढ़ी, अचन, कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। उसके अलावा सन 1992 के द्वारा पादपों उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। यहाँ पे देखिए 18 जीव मंडल का एक लिस्ट दिया गया है, जिसमें सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकाडे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली, पाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू साहिबोका, अगस्त मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचन, कमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अचलम और पन्ना। ये आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर कोई मनुष्य अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। सन 1992 में सरकार ने पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की एक योजना बनाई है। उसके बाद शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। तब यह संभव है कि जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। मतलब हमें भी यह जरूरत समझनी होगी कि जो जैव विविधता है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम इनकी अधिकता समझते हैं तभी हम इनको संरक्षित कर पाएंगे। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे चिड़ियाघरों की स्थापना की है, जिसमें कि इन जानवरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वो दंड का अधिकारी होगा और उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा शुल्क भी भरना पड़ेगा दंड के रूप में। देखिए यहाँ पे जो है भारत वन्य प्राणी का एक मैप दिया गया है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये वन्य प्राणी नीचे का एक मैप है, जहाँ पे आपको बहुत सारे उद्यानों के बारे में जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब उनके नाम है जो वन्य उद्यान सरकार के द्वारा बनाए गए, जहाँ पे जैव विविधता वाले पेड़ पौधों और जानवरों को संरक्षित सुरक्षित रखा जा सकता है। दाची गांव, राजाजी, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का हो गया, केवला देव, घाना, रंथाभोर, शिवपुरी, दुधवा, चंद्रप्रभा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए मानस है, काजीरंगा है, राजगीर है, उसके सिमली पाल है, फिर कान्हा, तदोबा, कवाल और चंदका। उसके बाद दमपाड़ा, उसके आगे जो है कवाल है, उसके बाद पोचेरम है, फिर जो है अटुनगड़म है, उसके बाद रंगाडीतू है, गुंडई है, बंदीपुर है, मुंडूपलाई है, वेदन स्थल है। यहाँ पे देखिए वन्य प्राणी अभवन जो है वो रेड से है, पक्षी अभवन जो है वो स्टार है, इसकामा नेशनल पार्क जो है वो आपको मतलब दिए गए हैं त्रिकोण के आकार में, त्रिभुज के आकार में। आप देखिए कि इनकी संख्या कितनी है, मतलब कौन से जो चीज़ है वन्य प्राणी अभ्यारण्य वो कितने हैं, पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं और नेशनल पार्क जो है उनकी संख्या कितनी है। एक एक करके आप गिनती करके इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब यह एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से